साथियों, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 से। साथियों, कभी देखा आपने जो लड़ते हैं एज अ बिजनेसमैन कोर्ट ऑफ लॉ में, उनकी लड़ाइयाँ कैसे होती है? आप मान लीजिए कि आपका डिस्प्यूट हो गया आपके फ्रेंड से, उसके घर आप जाओगे, वो आपके घर आ जाएगा, आप लोग गाली गलौज करोगे आपस में, धमकियाँ दोगे एक दूसरे को, तेरे को देख लूँगा, हाँ तेरे को देख लूँगा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी माँ की, तेरी बहन की, ऐसे ऐसे गालियाँ निकाल देते हैं हम लोग। इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो रहता है, दिमाग में होती है मेंटल अगोनी और हमको स्ट्रेस हो जाता है भयंकर वाला। क्लियर है बात ये? इसके विपरीत जो होता है ना बिजनेसमैन, ये इतना स्ट्रेस कभी लेते नहीं है, ना कभी इतना अगोनी फेस करते हैं। इनकी लड़ाई होती है कागजी। इनका मानना होता है कि अगर अगले को मारना है तो उसको लीगली मारो। शब्दों से क्या होगा? 100 बका और 1 लिखा की थ्योरी फॉलो करते हैं आज भी बिजनेस में, युद्ध के अंदर। वो कहते हैं कि भाई हमने वो लिख दिया, उसने वो लिख दिया, फिर कोर्ट्स को तय कर देगा। अगर अगला हार गया तो उसकी बदनामी होगी 100 अलग, अखबारों में छपेगा 100 अलग, और लोग हंसेंगे, इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठा है, एक छोटा सा मुकदमा हार गया भाई। तो वहाँ टेंशन ज़्यादा होती है और कोर्ट में कोई भी नहीं हारना चाहता है। ये मजे की बात है भाई। आप 200 की लड़ाई को देख लो, लड़ाइयाँ होंगी, इनका पैचअप हो जाएगा। 2 रिश्तेदार लड़ ली हैं, लड़ाइयाँ होंगी, पैचअप हो जाएगा। पर 2 बिजनेसमैन लड़ ली है, इनका पैचअप कभी नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती है तो उसका एक पैटर्न होता है कि कौन से कोर्ट में जो है केस को डाला जाएगा, और केस को डालने से पहले और डालने के समय और डालने के बाद क्या क्या लीगल प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है कमर्शियल कोर्ट एक्ट के पर्सपेक्टिव में, बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप कोई दावा पेश करते हैं तो वहाँ पर कंसर्न जो अपोजिट पार्टी है, मीन्स जो रेस्पोंडेंट है, उसके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसका नाम है सेक्शन 12A। ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई दावा कोर्ट में पेश करना है किसी प्लेंटिफ को, मीन्स वादी को, जो शिकायत करता है, तो दावे को पेश करने से पहले उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? प्री मीडिएशन। मीडिएशन बेसिकली क्या है? मध्यस्थता है। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? मध्यस्थता। मध्यस्थता मीन्स संसद ही चाहती है कि डिस्प्यूट बड़ा ना हो जाए, संबंध खराब ना हो जाए। व्यापारिक संबंध बड़े ही इंपॉर्टेंट संबंध है। संबंध टूट गए एक बार, दोबारा नहीं जुड़ सकते। तो बेटर ये है कि हो सकता है केस गुस्से में कर दिया हो, तो एक प्रोसेस हम लेते हैं लड़ाई शुरू करने से पहले कि भाई आके आप लोग बैठ जाओ, ठीक है, मध्यस्थता कर लो। अगर मैटर सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर लो। इसके लिए क्या होता है कि जहाँ भी आपके शहर में होगा स्थायी लोक अदालत, वहाँ पर बने होते हैं मीडिएशन सेंटर, मीन्स मध्यस्थता केंद्र। और ये मीडिएशन सेंटर में आप एक पिटीशन दाखिल करते हैं, उसमें कंसर्न जो वाद होता है उसका ब्यौरा होता है और किस तरह से इसका सेटलमेंट हो सकता है। कंसर्न मीडिएशन सेंटर से इसका उल्लेख होता है और उसकी एक फ़ीस जमा होती है जो करीबन 1000 रुपये के आसपास जमा हो जाती है। उसके बाद जो है नोटिस जारी होते हैं अपोजिट पार्टी को, अपोजिट पार्टी आती है, फिर उसके बाद मीडिएशन होगा। तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। क्लियर है? उस सर्टिफिकेट के साथ ही जो है अपना जो है केस दाखिल करना होता है कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत बिफोर द कंसर्न कमर्शियल कोर्ट। इजी प्रोसेस हो गया ना ये। और आप एक वहाँ में सेट कर लेना बात ये कि जो आप डालते हो सिविल कोर्ट में दावे, वो दावे से बिल्कुल भिन्न दावे ही है। क्योंकि यहाँ तो आपको प्रॉपर दावा कोर्ट में डालना है, प्रॉपर एफिडेविट कोर्ट में डालना है, प्रॉपर आपको एविडेंसेस जो है डालनी है। ये मत सोचना कि बाद में देख लेंगे, बाद में पेश कर देंगे। एक बार जो चीज़ पेश हो गई तो फाइनल है, बाद में कुछ नहीं होगा पेश। यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना, हल्की चूक आपको मरवा सकती है इस तरह के दावों के अंदर। अब मैंने आपको क्या बताई बेसिकली प्रॉब्लम, कि जब भी दावा डालना है तो आपको गुजरना पड़ेगा धारा 12A के टेस्ट से। अगर वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप दावा डाल सकते नहीं, और दावा डाल भी दिया तो ये दावा जो है निश्चित तौर पर खारिज होगा। साथियों, प्रॉब्लम क्या है कि सामान्य दावा जहाँ होते हैं वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर जहाँ बिजनेसमैन का जो है पैसा लग गया और अगला बिजनेसमैन जो है पैसों को समेट कर इंडिया से बाहर भागने की फिराक में, या पैसा उसे कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, वो लोग कहीं और भागने की फिराक में, ये एक बड़े धोखेबाजी हो गई कंसर्न जो बिजनेसमैन है उसके साथ में। तो वो क्या करे बेचारा? तो इस तरह की जो स्थितियाँ होती है उसको हम कहते हैं मैटर ऑफ अर्जेंसी। भाई जैसे मान लीजिए आपके हाथ में दर्द है तो क्या अर्जेंसी होगा? नहीं होगा ना। पर आपके हार्ट में दर्द है तो मैटर ऑफ अर्जेंसी है। तो वैसे ही केस में रहती है अर्जेंसी। तो अर्जेंसी मान लो केस में आ गई है और वो आपका पैसा लेके भाग रहे हैं, तो आप क्या धारा 12A की पालना करोगे या कोर्ट में जो है केस दाखिल करोगे? तो ऐसे सिनेरियो में 12A में ये स्थिति भी है कि अगर अर्जेंट मैटर की रिलीफ है तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आप कंसर्न कोर्ट में प्लीडिंग्स के अंदर ये प्रेयर करते हो, इस तरह के प्लीडिंग्स को लिखते हो, सपोर्टिंग एविडेंस पेश करते हो, तो आपको इस तरह की कंप्लेंसेस की आवश्यकता नहीं होती है। पर साथियों, कहना आसान है, पर लीगली इन चीज़ों को स्टेबल करना, उनको स्टैब्लिश करना आसान नहीं होता है, क्योंकि थ्योरेटिकली कई चीज़ें हमारे खिलाफ भी हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, जो फैसला मैं डिस्कस करूंगा ये जुड़ा हुआ है एक इम्पॉर्टेंट डिस्प्यूट से, जिसका टाइटल है हल्दीबारी टी मैन्युफैक्चरर्स LLP बनाम महिंद्रा
ट्यूबर लिमिटेड, जजमेंट है 5 फरवरी 2025 का, जजमेंट है ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का। पिटिशन नंबर है 204/24। यहाँ पर भी एक दावा पेश हुआ, कंप्लाइंस नहीं हुई, सेक्शन 12A की। कंसर्न रेस्पोंडेंट जो है आ गए, इन्होंने कहा भाई दावा खारिज कर दो। 12A जो है मैंडेटरी, कंप्लाइंस नहीं हुआ है, इट इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड, इट इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। जजमेंट जो है लड़ाई करें इन लोगों ने, यामिनी बनाम KD कीर्ति, जजमेंट है 2024 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। पाटिल ऑटोमेशन बनाम राखेजा इंजीनियर, जजमेंट है 2022 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा कुछ जजमेंट्स हैं ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के, इनको जो है रिलाई किया गया। उसमें बात स्पष्ट है कि प्रोटोकॉल जो है मैंडेटरी है। यहाँ तक भी बात है कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के अंदर जो जुड़े हुए हैं ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट से और मद्रास हाई कोर्ट से, कि मियर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू बाईपास सेक्शन 12A ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट। क्योंकि इस तरह की अर्जेंसी को दिखाने के लिए एक चाल चलता है प्लेंटिव। वो चाल क्या होती है कि दावा तो है ही, एक साथ में अर्जी और लगा दो कि साहब इनको रोका जाए, अगर इनको नहीं रोका गया तो ये मेरी प्रॉपर्टी कर देंगे खुर्द-बुर्द, या जो डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है उसको कर देंगे खुर्द-बुर्द। तो ऐसी स्थिति में जो है इंजंक्शन की आवश्यकता है, तो इंजंक्शन को बेस बना के जो है अर्जेंसी को क्लेम किया जाता है। तो यहाँ तक ग्राउंड है कि मियर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन इज नॉट अ ग्राउंड। इंजंक्शन को बेसिकली हम कहते हैं स्टे एप्लीकेशन, याद रहेगा ना आपको। तो कुल मिला के 12A मैंडेटरी है, ये क्लियर हो गया। 12A को बाईपास नहीं कर सकते, ये भी क्लियर हो गया। और अगर इंजंक्शन की अर्जी फाइल कर भी दी, मीन्स स्टे की अर्जी कि अगलों को रोका जाए, तो ऐसे सिनेरियो में भी कोई भी ग्राउंड नहीं बनता है अर्जेंसी का। मर गए अपन तो साक्षात रूप से। तो इसका मतलब पहले 12 की कंप्लाइंस करो, उसके बाद देखा जाएगा। साथियों बाईपास भी है, बट रेमेडी लेना तो आसान नहीं है, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ थ्योरेटिकली चीज़ें आसान दिखती है पर प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। पर समाधान क्या है, जजमेंट जो बनते हैं उनसे मिलता है अपने को। समाधान क्या है कि अगर कोई प्रोविजन मैंडेटरी है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाईपास है और उसके तहत कोई रेमेडी मिल सकती है अपोजिट पार्टी को, तो वो भी जो है उसको देनी होगी। कुल मिला के बैलेंस अप्रोच की बात की गई है इस तरह के लेगिस्लेशन में। यहाँ पर जो कंसेंट अपोजिट पार्टी है उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय पे जो है रिलाई करा। जजमेंट है कोहिनूर सीड फील्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम वेदा सीड साइंस प्राइवेट लिमिटेड, जजमेंट है ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट का, दिनांक है 9/9/2024। इसमें ये स्पेसिफिक किया गया है कि प्रोविजंस जो हैं मैंडेटरी तो हैं, बट अगर रिलीफ जो है अर्जेंट नेचर की तो वहाँ मैंडेटरी नहीं है। अब काफ़ी कन्फ्लिक्ट आ गया कि रिलीफ कौन से अर्जेंट नेचर की होगी कौन से नहीं होगी। तो कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को देखा और उसकी लाइट में जो है प्रिंसिपल्स को ड्रॉ करा, जिससे समझना इतना इजी हो गया कि अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से रिलीफ अर्जेंट है कौन से नहीं है। और इसके साथ साथ जब प्लीडिंग्स कर रहे हैं, जब ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमें किस किस पॉइंट को जो है विशेषता पिटिशन में इंकॉर्पोरेट करना होगा और किन किन पॉइंट पे हमें एम्फेसाइज जो है सप्लाई करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए सबसे पहले क्वेरीज को जो है मेंशन किया और उसके साथ साथ जो कानून का प्रिंसिपल है उसको जो है मेंशन किया। कानून का प्रिंसिपल क्या है कि सेक्शन 12A ऑफ कमर्शियल कोर्ट एक्ट इज मैंडेटरी, बट इन केस ऑफ अर्जेंट रिलीफ इट इज नॉट मैंडेटरी एंड कोर्ट कुड अकॉर्ड रेमेडी अकॉर्डिंगली। ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्वेश्चंस क्या बने इसमें कि पैरामीटर क्या होंगे अर्जेंट रिलीफ के। दूसरी बात है कि जब इस तरह के पैरामीटर सामने आते हैं पिटिशन में बिफोर अ जज, तो उसे क्या क्या देखना है और अर्जेंट रिलीफ से क्या अभिप्राय है सेक्शन 12A कमर्शियल कोर्ट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कैसे इन यूजुअली बाईपास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट ने सबसे पहले देखा इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो कोर्ट ने कहा कि बेसिकली जो मैटर जाते हैं मध्यस्थता के लिए, उसका बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है कि झगड़े जितना फास्ट निपट सकें उतना बढ़िया रहेगा। इवन कई ऐसे मुकदमे हैं जहां पर जो कंसेंट लेगिस्लेशन है, मीन्स जो कानून है जो उन पर अप्लाई होते हैं, उसमें भी ये बात कही गई है कि जहां तक हो सके बैठकर मध्यस्थता करके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करूं, तो किसी के मन में जो है कटुता नहीं है, कोई एनिमिटी जो है डेवलप ना हो। बट कई बार डिस्प्यूट ऐसे आ जाते हैं जहां पर मध्यस्थता नहीं हो सकती है, अगर होती भी है तो फेल होगी। तो वहां टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो वहां पैरामीटर होगा अर्जेंट रिलीफ का। ये पैरामीटर सस्टेन करने का बाहर जो है वादी पर है। पर जब भी इस तरह के पैरामीटर हैं उसकी स्पष्ट प्लीडिंग होनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसके समर्थन में साक्ष्य होने चाहिए। तीसरी बात है जज को अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा और एक फाइंडिंग जो है देनी होगी। यह आवश्यक नहीं कि जज जो है अपना एक डिटेल ऑर्डर जो है पास करे, बट ऑर्डर इस तरह का होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट कर दे कि जज ने जो है माइंड अप्लाई करा है। ये हो गया बेसिक प्रोटोकॉल। अब इस केस में क्या पोजीशन थी जिस कारण कोर्ट को जो है यहाँ मानना पड़ा कि रेमेडी जो है वो अर्जेंट नेचर की थी। और इस केस के जो फैक्ट्स हैं उसको बिल्कुल मिला के देखिए अपने केस से आगे बढ़ने से पहले, और ये जानिए समझिए कि जो आप प्लीडिंग्स कर रहे हैं कहीं ये तो नहीं गलत कर दिया आपने, कहीं ये तो नहीं कि आप वो रेमेडी को स्टैंड कर ही नहीं पाए जो रेमेडी आपको चाहिए थी। साथियों इस केस में बेसिकली क्या फैक्ट्स है कि 6 डिफेंडेंट्स है,
क्लियर है। डिफेंड नंबर 1 जो है ये है LLP, ये मैनेज करता है डिफेंड नंबर 2, 3, 4 एंड 6। क्लियर है। जो कंसेंट डिफेंड नंबर 2 है, इसने जो कंसेंट प्लेंटिव है इससे पैसे उधार लिए 20 लाख, फिर उधार लिए 25 लाख, अब पैसे चुका नहीं पाया तो उसने कहा भाई ये काम करो, हमारे पास ऑलरेडी जो है एक कंसेंट इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हल्दीबारी टी गार्डन, इसको आप लीज पे ले लो, इसका प्रतिफल है करीबन 23 करोड़ रुपए, हम एक एग्रीमेंट लिख लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट लिखने के तुरंत बाद सारा का सारा पेमेंट जो है ट्रांसफर हो गया, कुछ एक अमाउंट रह गया। इन द मीनवाइल जो है D5 जो है सामने आ गया, वो कहता है कि भाई मैं इस कंसेंट LLP का पार्टनर हूँ, ये कंसेंट जो गार्डन है वो मेरे ऑक्यूपेशन में, ये लोग होते कौन है आपसे एग्रीमेंट करने वाले, तो उसने कंसेंट एग्रीमेंट को जो है चैलेंज कर दिया। इन द मीनवाइल जो है उसके विरुद्ध हालांकि D2 ने FIR कटा दी, पर बाद में मालूम पड़ा कि जब ये मैटर किया आर्बिट्रेशन में तो ये सब लोग जो है मिल गए। इनका बेसिक पर्पस क्या था कि सारा का सारा पैसा हजम करना और उसको फॉरफिट करना और अल्टीमेटली जो है फ्ली अवे मीन्स भाग जाना। तो जो डिस्प्यूट राइज हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रेमेडी मांगी गई कि अगर इनको नहीं रोका गया या इस कंसेंट केस में सुनवाई जल्द नहीं हुई तो राइट जो है कंसेंट जो प्लेंटिव उसके अफेक्ट होंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट हो चुका है उसका कंप्लाइंस होना बहुत ज़रूरी है, उसका इन्फोर्सिबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी है, और कंप्लाइंस नहीं होता है तो जो पैसा दे चुके हैं उसका रिकवरी भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 1 लाख 2 लाख का अमाउंट है, 20 करोड़ के आसपास का। तो कोर्ट ने माना कि हाँ रेमेडी जो है अर्जेंट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने निष्कर्ष दिए, कम से कम 6 निष्कर्ष जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष नंबर 1 कि जब भी आप दावे ड्राफ्ट कर रहे हैं कमर्शियल कोर्ट एक्ट के तहत तो उन दावों में आपको सेक्शन 12A कमर्शियल कोर्ट एक्ट को कंप्लाई विद करना पड़ेगा अगर उसमें अर्जेंट रिलीफ इन्वॉल्व नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि इंजंक्शन की मीन्स स्टे की अर्जी फाइल करके इस ग्राउंड को आप बाईपास कर सकते हैं, उत्तर है नहीं। मियर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंजंक्शन इज नॉट सफिशिएंट। तीसरी बात, अगर रेमेडी अर्जेंट नेचर है तो क्या करें? सबसे पहले फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करें, प्रॉपर तरीके से लिखें और उसकी लाइट में जो है अर्जेंट रिलीफ को बताएं और उसकी स्पष्ट प्लीडिंग, स्पष्ट एविडेंस जो है फाइल पर रखें। अगर नहीं रखेंगे जज उसको कंसीडर नहीं करेगा और जज कंसीडर किए बगैर कोई ऑर्डर करता है तो ऐसा ऑर्डर इम्प्यूट होगा। कंसर्न रेस्पोंडेंट जो है वहां पर ऑर्डर जो है चैलेंज कर सकता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर डिस्प्यूट्स हैं तो डिस्प्यूट्स को लेकर जो भी एविडेंसेस हैं उसका स्पेसिफिक वर्णन जो है अपने दावे में कर दें। आप ऐसा अक्सर नहीं करते हैं। पांचवी बात, जो कंसर्न एफिडेविट है उसमें भी वर्णन कर दें और सपोर्टिंग जो एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट है, उसका अलग से एफिडेविट तैयार करें और उसका भी स्पेसिफिक कनेक्टिंग लिंक क्या है, रिलेवेंसी क्या है, उसका भी उल्लेख कर दें। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरह के दावे को पेश करते समय जो बेसिक डिटेल्स है उस तक को भूल जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दावा कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे तो कंपनी का अस्तित्व क्या है उसको साबित करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उस तक को हम नहीं लगाते हैं। हम कहते बाद में देख लेंगे, मरने दो, कंपनी तो है डिस्प्यूटेड थोड़ा है। ऐसा मत करो भाई, डॉक्यूमेंट प्रॉपर लगाओ। इसके अलावा अगर केस ऑफ कंपनी है या केस ऑफ LLP है तो इसका कंसेंट होता है मास्टर डाटा। ये कहाँ मिलेगा आपको? ऑन साइट ऑफ MCA, वहाँ से लेके लगाओ। इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसका पूरा ब्यौरा लिखो और इसके समर्थन में जो बैंक की स्टेटमेंट है उसको लगाओ। कोई एग्रीमेंट है उसको पेश करो, इसकी इन्फोर्सिबिलिटी क्या है उसको दिखाओ। मेरा कहना ये है कि आप डॉक्यूमेंट जितना रिलाई करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि एज पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो प्राइमरी एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए हमेशा ही इस तरह के डिस्प्यूट्स में हमको होमवर्क पूरा करना है, प्रॉपर जो है हमको ब्रीफ रेडी करना है, उसके बाद ड्राफ्टिंग करनी है। जल्दबाजी करोगे तो आप मारे जाओगे। और अगर आपने कंप्लाइंसेस नहीं करी, खासकर 12A की, तो वहाँ ट्रबल आपके लिए हो जाएगी यदि रेमेडी कोर्ट ये मानता है अर्जेंट नेचर के नहीं है। तो इसलिए हर एक बिंदु पे जो है हमें काम करना है और गलतियां नहीं करनी है, समझ के जो है हमको आगे चलना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक के माध्यम से मैंने जो जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ 12A कमर्शियल कोर्ट एक्ट को लेकर आपको कन्वे करी, ताकि जब भी आप दावों को लड़ो या कॉन्टेस्ट करो तो जो अक्सर गलतियां हम लोग करते हैं तो ऐसी गलतियां हम ना करें, ताकि हमें प्रेजुडाइज ना हो। और ऐसी गलतियां अगर कर दी है प्लेंटिव ने और हम रेस्पोंडेंट हैं तो हम कैसे बेनिफिट जो है ले सकते हैं कानूनी बिंदु का। तो रूलिंग तो बहुत सारी है, रूलिंग इस तरफ की है उस तरफ की भी है, बट कानूनी बिंदु क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है, कानूनी बिंदु क्लियर है, देन देयर इज नो नीड टू वरी। तो पढ़ेंगे ना मेरे दोस्त? क्लियर है? वादा करो मुझसे आप लोग कि हम लोग पढ़ेंगे। जब भी कोई ट्रबल आएगा, खासकर लीगल ट्रबल, तो हमें होमवर्क पूरा करना है, रिसर्च पूरा करना है, उसके बाद जो है हमें आगे बढ़ना है। बिना होमवर्क किए, बगैर स्ट्रेटेजी बनाए आगे बढ़ोगे तो वहाँ नुकसान आपका ही है। कोई आपको गाइड नहीं करेगा, लोग बैठे हैं आपको धकेलने के लिए, और आपको यदि भरोसा है अपने वकीलों पर तो आप रखो। पर मैं आपको साफ कह दूँ कि एडवोकेट्स नोज द लॉ नॉट द फैक्ट। आपके वकील आपको अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस शर्त पे कि आप उनको अच्छे फैक्ट जो है फीड कर दो। तो इसलिए खुद ही होमवर्क करना है,
खुद ही जो है गलतियां निकालनी है और खुद ही जो है वर्कआउट करते हुए जाना है एक्सपर्ट के पास में, उससे प्रॉपर ड्राफ्टिंग करनी है, सारे फैक्ट्स को इंकॉर्पोरेट करना है, सारे एविडेंस को रखते हुए जो है आगे चलना है, ये मानते हुए कि अब कोई एविडेंस या कोई फैक्ट जो है अब शेष नहीं रह गया। इसलिए जल्दबाजी करने की बजाय तसल्ली से केस पे वर्कआउट करो और केस को जो है फाइल करो। और अगर रेमेडी अर्जेंट नेचर की है, मान लीजिए आपको इंजंक्शन चाहिए, दावा आपको 2 दिन में पेश करना है, तो वहाँ पर आप ऐसे एडवोकेट बुक करो जिसका काम सिर्फ ड्राफ्टिंग करना होगी। ये ड्राफ्टिंग फिर रातों रात होगी, उसको भी चेक भी करना होगा, कोई गलती ना हो जाए ये भी चेक करना होगा, और इसके अलावा सपोर्टिंग एविडेंस प्रॉपर है या नहीं है इसको भी जो है चेक करना होगा। तो वहाँ लेबर आपकी भी ज़्यादा होगी, जो आपको एडवोकेट है उनकी भी ज़्यादा होगी। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम गलतियाँ करते हैं, बिंदु बहुत कॉमन है, दीज आर द कॉमन सिली मिस्टेक, पर नहीं करना है। जितना मिस्टेक करेंगे उतना ही जो है नुकसान हमारा होने वाला है। क्लियर है? तो फ्रॉम बोथ साइड्स, चाहे हम प्लेंटिव हैं चाहे रेस्पोंडेंट हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी मिलते हैं एक नई कक्षा में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।